हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी मैटरनिटी बेनिफिट पे, उसमें मैंने सेक्शन 4 तक डिस्कस किया था। तो आज मैं उसके आगे डिस्कशन करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने काफी सारे प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, जैसे कि लेबर लॉस की जिसके 65 प्लस वीडियोस डाल चुका हूं, सीआरपीसी की जिसपे 36 वीडियोस डाल चुका हूं और कंटेंट बन रहा है अभी मेरा। उसके अलावा एविडेंस की, सीपीसी की, कंपनी लॉ की, आपको कॉम्पिटिशन एक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और अगर आप मेरी वीडियो को रैंडम पार्ट में देख रहे हैं, जैसे पार्ट 27, पार्ट 48, इस तरीके का रैंडम पार्ट देख रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ वही पार्ट अवेलेबल है। आप वहां पे चैनल के लोगो पे क्लिक करना और टॉप पे राइट हैंड साइड में प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखना। आपको लिस्ट में एक सीक्वेंस वाइज सिलेबस की फॉर्म में कंटेंट मिल जाएगा। और ये वाला जो लेबर लॉ का कंटेंट है, वो लेबर लॉ के एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, नेट के स्टूडेंट्स के लिए, ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उनके कंटेंट बहुत ही सीक्वेंशियल मैनर में मैंने बना रखा है। तो अब जरा चलते हैं आज हम सेक्शन 5 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पे। देखिए, सेक्शन 5 कहता है राइट ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स। एक जो वुमेन है जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर फॉल कर रही है, वो पेमेंट के लिए, अपने मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है। और पे कौन करेगा? हु शैल पे, या फिर मैं यूं बोलूं कि हु शैल बी लाइबल टू पे। तो लाइबल होगा इंप्लॉयर। अब सवाल आता है कि कितना पे करेगा। अभी हम सबसेक्शन 1 के अंदर है, कितना अमाउंट पे करेगा। तो वो जो रेट है ना, वो एवरेज डेली वेज के अकॉर्डिंग पे होगा। अभी एवरेज डेली वेज कौन से पीरियड का है वो मैं अभी बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, ये एवरेज डेली वेज के अकॉर्डिंग आपको इंप्लॉयर पे करेगा। किसको पे करेगा? जो भी वुमेन मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है। अब देखिए, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैटरनिटी बेनिफिट आपको किसी पीरियड का मिल रहा है, तो वो कौन कौन से पीरियड का मिल रहा है। सबसे पहले मान लीजिए ये डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है। मैं इसको एक इंटीजर लाइन की तरह ले रहा हूं। ये एक डेट ऑफ डिलीवरी है। इससे पहले वाले पीरियड का, जब वो वुमेन छुट्टी पे गई है, 6 वीक्स पहले वुमेन छुट्टी पे चली जाती है यूजुअली। हालांकि अगर मैंने आपको बताया था सेक्शन 4 के अंदर कि अगर काम लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स का है, आर्डुअस नेचर, मतलब बहुत ही फिजिकली एग्जॉस्टिंग और टायरिंग वर्क है, तो वुमेन चाहे तो उससे पहले भी छुट्टी ले सकते हैं, 1 महीना पहले। मतलब डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले तो छुट्टी पे जा ही सकते हैं, मगर उससे 1 महीना पहले भी छुट्टी ले सकते हैं। अगर काम बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स और आर्डुअस नेचर का है तो वुमेन ले सकती है। तो यहाँ पे जिस पीरियड के दौरान आपको मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा, या मैं यूं कहूं कि आपको आपकी सैलरी मिलेगी, आपको आपके वेजेस मिलेंगे, वुमेन को वेजेस मिलेंगे, डिस्पाइट कि वो एब्सेंट है जॉब से, डिस्पाइट कि शी इज नॉट वर्किंग, स्टिल शी विल बी इंटाइटल्ड टू द मैटरनिटी बेनिफिट और द वेजेस। यही हमारा जो कोर है ना मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, यही कोर है। और सेक्शन 5 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 5 कहता है कि जो पीरियड है जिसका पैसा मिलेगा, वो डेट ऑफ डिलीवरी से पहले वाला पीरियड, एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी ये वाला पीरियड, मतलब ये हुआ नंबर 1, डेट ऑफ डिलीवरी से पहले वाला पीरियड। डेट ऑफ डिलीवरी हुआ पीरियड नंबर 2। और इसके बाद का जो पीरियड है, डिलीवरी के बाद का जो पीरियड है, इस दिन के बाद ये हुआ पीरियड नंबर 3। मतलब कि एक वुमेन जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है, वो इस 3 पीरियड के मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है। ये बात आपको ध्यान रखना, याद रखना। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जो प्रीसीडिंग डेट ऑफ डिलीवरी है, वो पीरियड जो छुट्टी पे गई, यूजुअली 6 हफ्ता होता है, डेट ऑफ डिलीवरी के दिन का सैलरी, और डेट ऑफ डिलीवरी के बाद जो वो छुट्टी पे रहेगी, कितना पीरियड छुट्टी पे रहेगी, कितना अलाउड है, क्या 2017 के अमेंडमेंट है, वो भी जिक्र करने वाला हूं। तो बने रहिए। देखिए, ये तो हुआ आपका सबसेक्शन 1। अब इसके अंदर जो मैंने एवरेज डेली वेज का जिक्र किया है, ये एवरेज डेली वेज जो है, ये इसको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा वो जरा समझते हैं। देखिए, जिस दिन वुमेन एब्सेंट हुई है, मतलब जिस दिन से वुमेन छुट्टी पे गई है ना, जिस दिन से वुमेन छुट्टी पे गई है, मतलब एक मैं एस्टिमेट आपको दे देता हूं। मान लीजिए अगर ये डेट ऑफ डिलीवरी है, ये एक डेट ऑफ डिलीवरी है, तो वुमेन यूजुअली इससे 6 हफ्ते पहले छुट्टी पे चली जाती है। मतलब उसके बाद उसको घर पे आराम करने की जरूरत है, अदरवाइज मिसकैरेज हो सकता है, अदरवाइज किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो यूजुअली उससे 6 हफ्ते पहले, मतलब
आप 1.5 महीने का मार्जिन ले लीजिए। अगर 8 से 9 महीने के बीच में एक डिलीवरी होती है बच्चे की, चाइल्ड की, तो उसमें आप लगा लीजिए कि 6.5 मंथ्स या 7 मंथ्स के आसपास वुमेन छुट्टी पे चली जाती है। ठीक है, तो यहां पे जो डेली वेज जिसके हिसाब से उसको मेटर्निटी बेनिफिट पूरे पीरियड का मिलेगा, पीरियड मैंने आपको बता दिया 1 2 3 करके अभी बताया था आपको, तो वो जो पीरियड उसके हिसाब से उसको मिलेगा वो क्या है वो समझिए। वो जो डेली वेज की बात है, जिस दिन वुमेन एब्सेंट हुई है उससे 3 महीने पहले, इससे 3 महीने पहले जो उसको मिलता था वेजेस, मतलब 3 महीने पहले जो उसको एवरेज मिलता था पैसा, या तो वो पॉइंट नंबर 1, जो वुमेन जब एब्सेंट हुई है तो उससे 3 महीने पहले जो उसका एवरेज डेली वेज बनता था, एवरेज डेली वेज बनता था, मान लीजिए उसको पिछले 3 महीने में, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, उसको 45,000 रुपए मिले और उसका मंथली एवरेज बनता था 15,000 रुपए महीना, मोटा मोटा, तो उस हिसाब से आप डेली एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं ना प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, कि उसका डेली एवरेज कितना बना। तो उसमें वुमेन जब छुट्टी पे जाएगी, मान लीजिए 26 हफ्ते की छुट्टी होती है, अभी मैं बताने वाला हूं, तो 26 हफ्ते की छुट्टी में 26 हफ्ते में जितने दिन होते हैं आप डेली वेज के हिसाब से निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कैलकुलेशन बैठती है। तो पहले हमें समझना है कि जो एवरेज डेली वेज मैंने आपको बताया सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर, वो कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जिस दिन वुमेन छुट्टी पे गई है प्रेगनेंसी से पहले, डेट ऑफ डिलीवरी से पहले, उससे पहले 3 महीने, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 महीने में उसका जो जो भी एवरेज डेली वेज बनता था वो ले लीजिए, या फिर ये प्रीसीडिंग 3 मंथ्स वाला पॉइंट नंबर 1 है, ये प्रीसीडिंग वाला है जब से वुमेन छुट्टी पे गई है, ध्यान रखना, या फिर जो भी मिनिमम वेज के अंदर उसका वेज फिक्स्ड है, जो भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, या फिर 10 रुपए। हालांकि इन तीनों में जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा, जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा वो अमाउंट कहलाएगा एवरेज डेली वेज। क्या बोला मैंने कि जो भी हाईएस्ट अमाउंट होगा वो कहलाएगा एवरेज डेली वेज। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे लेबर लॉ चाहे इनकम टैक्स, अगर आप पढ़ रहे हैं और कहीं पे थ्रेश होल्ड मतलब लिमिट मॉनेटरी टर्म्स में दी हुई है, तो मतलब, और वहां हाईएस्ट लिखा है, इसका मतलब मिनिमम 10 रुपए डेली तो उसको मिलना ही है। कि अगर मैं एक वुमेन के मेटर्निटी बेनिफिट का एवरेज डेली वेज निकालूं और वहां मैंने 10 रुपए लिख दिया, तो वर्स्ट पॉसिबल केस बता रहा हूं मैं, वर्स्ट पॉसिबल केस के अंदर 10 रुपए तो उसको मिनिमम मिलना है ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे 3 चीजों का जिक्र किया गया, जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है एवरेज डेली का, या तो वो, या तो 3 महीने पहले जो वुमेन, मतलब उसके छुट्टी लेने से जस्ट 3 महीने पहले जो भी, मतलब 3 महीने का एवरेज डेली वेज बनता था, या तो वो, या तो 10 रुपया, ठीक है। और उसमें से जो भी हाईएस्ट है, लोएस्ट नहीं, ध्यान रखना पेपर में आपको आ सकता है, तो वो उसके हिसाब से उसको वुमेन को पैसा मिल जाएगा। अब चलते हैं हम सबसेक्शन 2 पे, अभी हम सेक्शन 5 के अंदर है, काफी लंबा है ये सेक्शन। सबसेक्शन 2 कहता है कि वुमेन को कितना मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज करना पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज कि एक वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन में आई और ऑर्गेनाइजेशन में आते ही शी गॉट प्रेग्नेंट, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट आए उसको 1 हफ्ता हुआ और उसको मेटर्निटी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर वो क्या एलिजिबल हो जाएगी या वो इंटाइटल हो जाएगी? तो उसके रिगार्डिंग सबसेक्शन 2 बनाया गया है। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी वुमेन को मेटर्निटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल होना है तो उसकी शर्त है कि उसने उस एस्टैब्लिशमेंट में मिनिमम कितना काम किया हो, ध्यान रखना, मिनिमम 80 डेज काम किया हो, मिनिमम कितना काम किया हो, 80 डेज काम किया हो। पहले एक जमाने में 1988 में, अभी नहीं बहुत पुरानी बात है, 1988 में ये जो लिमिट थी वो 160 डेज हुआ करती थी, मगर 1988 में अमेंडमेंट पास करके इसको 80 डेज कर दिया। तो मिनिमम 80 डेज वर्क किया होना चाहिए। अब सवाल आता है कि 80 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 80 डेज कहां से कैलकुलेट करेंगे, तो वो समझिए। यहां पे भी डेट ऑफ डिलीवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ डिलीवरी वर्ड का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए,
एक वुमेन जब कभी भी एस्टैब्लिशमेंट में आएगी तो एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी तो डॉक्टर भी नहीं बता सकता, वो एक एस्टिमेट बता सकता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बता सकता है कि अच्छा अभी आपका फोटस डेवलप हो रहा है तो एस्टिमेटेड 8, 8.5, 9 महीने के आसपास एक डेट दे देगा, बोलेगा इस टाइम पे आपका डिलीवरी होगी। हो सकता है उससे 2 दिन लेट हो सकता है उससे 1 हफ्ता पहले हो, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंगली, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उस टाइम पे जो भी रेज होगी उसके अकॉर्डिंग, बट एक एक्सपेक्टेड तो दे सकता है। मान लीजिए एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अब ध्यान रखना ये 80 डेज कैसे कैलकुलेट होंगे पहले समझो। एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, ठीक है, तो इस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से जस्ट 12 महीने पहले, ये जो 12 महीने का पिछले 12 महीने का पीरियड है, इस 12 महीने के पीरियड में वुमेन को मिनिमम 80 डेज काम करना है। किस लिए 80 डेज काम करना है? इन ऑर्डर टू गेट एलिजिबल टू गेट द मेटर्निटी बेनिफिट। अगर एक वुमेन मिनिमम 80 डेज काम नहीं कर रही तो फिर वो इंटाइटल नहीं होगी, क्योंकि सबसेक्शन 2 क्लियरली ये चीज कहता है नो वुमेन शैल बी इंटाइटल टू अ मेटर्निटी बेनिफिट अनलेस शी हैज एक्चुअली वर्कड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर फ्रॉम whom she claims the maternity, जिससे वो मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम कर रही है, फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 80 डेज। अब वो 80 डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले जो पिछले जो 12 महीने, मान लीजिए 15 नवंबर को डिलीवरी हो रही, तो 15 नवंबर से पिछले जो 12 महीने हैं, बताइए पूरा साल और पिछले साल का 15 नवंबर तक, वहां ये जो 12 महीने का पीरियड है, पिछला 12 महीने, तो उसमें अगर वुमेन ने 80 डेज मिनिमम काम किया हुआ है उस एस्टैब्लिशमेंट में, तो उस इंप्लॉयर के ऊपर मैटरनिटी बेनिफिट को पे करने की लायबिलिटी बन जाएगी। दैट इज व्हाट सेक्शन सबसेक्शन 2 सेज। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए कोई वुमेन इमिग्रेट करके स्टेट ऑफ असम में वर्क करने गई है, ध्यान रखना है स्पेसिफिकली सिर्फ एक स्टेट का जिक्र है, स्टेट ऑफ असम का। अगर कोई वुमेन इमिग्रेट करके स्टेट ऑफ असम में गई है और जिस टाइम पे वो इमिग्रेट करी है उस टाइम पे वुमेन प्रेग्नेंट थी, तो ये जो 80 डेज का जो क्वालिफाइंग पीरियड है ये अप्लाई नहीं होगा, मगर मैंने सिर्फ असम के केस में ये चीज बताई है, ये स्पेशली ये अलग से एक्सेप्शन प्रोवाइजो बनाया हुआ है। क्या बोला मैंने? अगर एक वुमेन इमिग्रेट करके शिफ्ट ट्रांसफर करके माइग्रेट करके वो स्टेट ऑफ असम में चलेगी और जिस टाइम पे उसने इमिग्रेशन किया शी वाज प्रेग्नेंट, तो उसमें 80 डेज का जो मिनिमम पीरियड मैंने वर्किंग का बताया था वो अप्लाई नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे जो मैंने आपको बोला कि वुमेन को 80 डेज मिनिमम वर्क करना है, तो ये 80 डेज मैंने बताया एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पिछले 12 महीने, मतलब डिलीवरी जिस दिन होने वाले उससे पहले जो 12 महीने उसमें कभी भी 80 डेज काम किया हो, एक्चुअली में वर्क किया हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा पीरियड काउंट होगा ये भी समझना जरूरी है, ध्यान रखना। अब अगर मान लीजिए मैंने एक्चुअली वर्क जो 80 दिन का वर्क काउंट कर रहा हूं, तो जिस पीरियड में उसको ले ऑफ कर रखा है, मतलब इंप्लॉयर ने ही काम से निकाल रखा है कुछ टाइम के लिए, बोला है कि अब 1 हफ्ते नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो पीरियड वो नौकरी पे कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? लॉ कहता है कहलाएगी, इंक्लूडेड। जितने टाइम के लिए आपको इंप्लॉयर ने ले ऑफ कर रखा है तो उसमें वो कहलाएगी। दूसरा, जितने टाइम के लिए वो लीगली किसी लॉ के अंदर कोई भी ऐसा हॉलीडे है जिसके अंदर उसको वेजेस मिलेंगे, हॉलीडे विथ वेजेस कहला रहा है, मतलब वो उसका लीगल राइट है, तो ये पीरियड भी इसके वर्क के अंदर इसके 80 डेज में इंक्लूडेड होगा। अब ये वो पीरियड की बात कर रहा हूं जहां पे वुमेन एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर रही, मगर जब मैं 80 दिन को काउंट करूंगा तो मैं इन पीरियड्स को 80 दिन के अंदर टोटल कर दूंगा, 80 दिन के अंदर ऐड कर दूंगा, हटाऊंगा नहीं, इसलिए मैं इंक्लूडेड वर्ड का जिक्र कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगला, अब ये हो गया हमारा 80 डेज का कैलकुलेशन। अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जो आता है हमारा 2017 की अमेंडमेंट, उसके ऊपर अब हम आने वाले हैं। देखिए सबसेक्शन 3 कहता है कि एक मैक्सिमम पीरियड जितना वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, वुमेन को जो मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए मैक्सिमम पीरियड के लिए, वो कितना होगा वो समझिए, वो होगा 26 वीक्स। अब ये पहले कितना था पहले उसको समझते हैं। अभी जो लॉ है वो कहता है ये 26 वीक्स होगा, मगर ये 2017 की अमेंडमेंट के थ्रू आया है। पहले ये 26 वीक्स नहीं हुआ करता था। 2017 में जब हमने अमेंडमेंट पास कर दी तो हमने कहा कि नहीं जी ये तो 26 वीक्स होगा, जिसके अंदर 8 हफ्ते
8 वीक जो है आपके डेट ऑफ डिलीवरी से बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी है, प्रीसीडिंग डेट ऑफ डिलीवरी है, बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी है, और 18 हफ्ते, ऑब्वियसली 18 हफ्ते आफ्टर डेट ऑफ डिलीवरी या फिर फॉलोइंग डेट ऑफ डिलीवरी हुआ। इसको आप यूं समझिए। तो आप इसको इस लॉजिक से समझ सकते हैं कि 8 हफ्ते का टाइम मोटा मोटा जो दे दिया, 6 हफ्ते तो मैंने बोला ही था वुमेन यूजुअली छुट्टी पे चली जाती है। तो यहां पे बोला कि 8 हफ्ते तक अगर आप छुट्टी पे चले जाते हैं डेट ऑफ डिलीवरी से पहले, तो हम आपको उस 8 हफ्ते का पैसा देंगे, हम उस 8 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट देंगे। इंप्लॉयर, आप छुट्टी पे रहेंगे, मगर इंप्लॉयर के ऊपर यह लायबिलिटी रहेगी कि वो आपको उस डेट ऑफ डिलीवरी से, जब आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो डिलीवरी होने वाली, उससे 8 हफ्ते छुट्टी पे जाने के बावजूद, काम नहीं करने के बावजूद, लीव पे रहने के बावजूद आपको आपका मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। किस रेट पे मिलेगा? एवरेज डेली वेज के रेट पे मिलेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बता चुका हूं ऊपर, ठीक है। तो यहां पे 26 वीक्स 2017 की अमेंडमेंट है। अब सवाल आता है कि उससे पहले अमेंडमेंट लॉ क्या था? 2017 से पहले ये जो 26 वीक्स का पीरियड था वो क्या था? बिफोर 2017 ये जो लॉ था वो था 12 हफ्ते का, जिसमें से 6 हफ्ते डेट ऑफ डिलीवरी से पहले, बिफोर 6 हफ्ते बिफोर के, और 6 हफ्ते ऑब्वियसली आफ्टर के, आफ्टर डेट ऑफ डिलीवरी। और ये एक थ्रेश होल्ड है, ये एक पॉइंट है डेट ऑफ डिलीवरी का, ठीक है। तो बिफोर के 6 हफ्ते और आफ्टर के 6 हफ्ते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपका सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 का 2017 के अमेंडमेंट, जो अब 26 वीक्स ऑफ वीक का मेटर्निटी बेनिफिट इंटाइटल करता है एक वुमेन को। अब चलते हैं सब सेक्शन 4 पे। ये सेक्शन एक्चुअली काफी लंबा है। हाँ जी, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ये एक्सेप्शन भी आपकी 2017 की एक्सेप्शन है। 2017 में ये जो प्रोवाइजो है इंसर्ट किया गया है, इसमें सब्सटीट्यूट नहीं किया गया, ये प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया। और इस प्रोवाइजो को इंसर्ट करने का लॉजिक भी है, मैं बताता हूं। देखो, लॉ कहता है कि अगर एक ऐसी वुमेन है जिसके 2 या 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, सर्वाइविंग मतलब उसके बच्चे हैं और जिंदा है, हंसते खेलते बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, तो उस केस में हम उसको जो मेटर्निटी बेनिफिट देंगे वो अभी भी 12 हफ्ते का ही देंगे। ध्यान रखना, जिसके अंदर 6 हफ्ते डिलीवरी से पहले और ऑब्वियसली 6 हफ्ते डिलीवरी के बाद। क्यों ऐसा किया गया है? ऑब्वियसली पॉपुलेशन को, मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को डिस्करेज करने के लिए एक तरीके का लॉ है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको याद रखनी है कि प्रोवाइजो 2017 में डाला गया और कहा गया कि 2 या 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन अगर आपके हैं, तो उस केस में आपको 26 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 26 हफ्ते की छुट्टी का जो प्रोविजन है वो आप पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे आपको 12 हफ्ते का ही आपको मैटरनिटी बेनिफिट का के अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, जिसमें से 6 हफ्ते आप पहले जा सकते हैं डिलीवरी की डेट से और 6 हफ्ते उसके बाद। अब चलते हैं हम इसके फर्दर प्रोवाइजो पे। लेट सपोज कि अगर एक वुमेन की डेथ हो जाती है इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के दौरान जो मैंने पीरियड आपको बताया है अभी ऊपर, 26 हफ्ते या 12 हफ्ते जो भी है, तो उस केस में मैटरनिटी बेनिफिट कब तक का मिलेगा? लेट सपोज कि डिलीवरी, ये जो पूरा पीरियड है, इस दौरान वुमेन की किसी पर्टिकुलर डे पे, इस डे पे डेथ हो गई, ठीक है। तो लॉ कहता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो सिर्फ इसी दिन तक का मिलेगा, अप टू दिस डे ऑफ डेथ, अप टू, यहां तक का, जिस दिन उस वुमेन की डेथ होती है उसी दिन तक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा उस वुमेन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, या फिर वुमेन ने अगर किसी को नॉमिनी नोटिस में अपॉइंट कर रखा, अभी नोटिस के बारे में बात करूंगा, उसको मिलेगा फिर, ठीक है। तो यहां पे सवाल है कि अगर वुमेन को की डेथ हो जाती है तो क्या उसको पूरे मैटरनिटी बेनिफिट का बेनिफिट मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, वुमेन की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अगला प्रोवाइजो, ये भी आपका 2017 का प्रोवाइजो है। चलिए, 2017 की अमेंडमेंट आई मीन टू से। अगला प्रोवाइजो है कि वुमेन ने चाइल्ड को डिलीवर कर दिया है एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी वुमेन हैज डाइड,
बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डिलीवरी के दौरान जो मदर होती हैं, मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड तो हेल्दी एंड हार्टी पैदा होता है, बट ड्यू टू द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वुमेन डाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, या फिर उससे पहले ही वुमेन की डेथ हो गई, तो वहां पे सिर्फ चाइल्ड बचा हुआ है, चाइल्ड तो हो गया। तो अब यहां पे जो एम्प्लॉयर की मैटरनिटी बेनिफिट पे करने की लायबिलिटी है वो कितनी है, वो कैसे है, वो समझने वाली बात है। तो लॉ कहता है कि अगर चाइल्ड पैदा हो गया, चाइल्ड मतलब जिंदा है, चाइल्ड मरा नहीं है, चाइल्ड की मौत नहीं हुई है, वुमेन हैज डाइड, तो उस केस के अंदर जो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है वो इंटायर पीरियड के लिए, ध्यान रखना। अब इसमें एक कैच है, वो कैच बताता हूं। ये भी आपकी 2017 की अमेंडमेंट है, ये पूरा इंटायर पीरियड के लिए ये सारी अमेंडमेंट जो सेक्शन 5 है वो तो आप दिल पे छाप लीजिए, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड अगर जिंदा है, वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो इंटायर पीरियड के लिए जो आपका इंप्लॉयर है लायबल होगा। मगर अगर चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है, चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है, तो वहां पे जो इंप्लॉयर है वो अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड, ध्यान रखना, जिस दिन बच्चे की मौत हुई है उस दिन की डेट तक, ध्यान रखना, उस दिन को भी इंक्लूड करेंगे। जिस दिन डेथ हुई है ना, तो उस दिन का भी वेजेस देना पड़ेगा मैटरनिटी बेनिफिट का, इंक्लूडिंग दैट डे ऑफ डेथ, इंक्लूडिंग, ध्यान रखना, ये अप टू का मतलब ये नहीं कि जिस दिन बच्चे की मौत हुई उस दिन को हटा के उससे एक दिन पहले तक का कैलकुलेशन, नो, जिस दिन बच्चे की डेथ हुई है उस दिन को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा है इंक्लूडिंग द डेट ऑफ डेथ ऑफ द चाइल्ड, अप टू एंड इंक्लूडिंग, अप टू मतलब जहां तक, कहां तक की पेमेंट करेंगे। अगर बच्चे की भी मौत हो जाती है तो जब जिस दिन पर्टिकुलर डे पे बच्चा गया है, बच्चे की मौत हुई है, उस दिन तक, और उस दिन को भी इंक्लूड करेंगे आप मैटरनिटी बेनिफिट देने में, मतलब इंप्लॉयर की लायबिलिटी वहां तक रिस्ट्रिक्टेड है। अब चलते हैं हम इसके अगले सेक्शन पे। देखिए सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर एक वुमेन ने अडॉप्ट किया है किसी बच्चे को लीगली, ऑब्वियसली, जो कि अभी 3 महीने से छोटा है, 3 महीने से छोटा है, या फिर एक कमिश्निंग मदर, कमिश्निंग मदर के लिए आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो वुमेन अपना एम्ब्रॉय किसी दूसरे वुमेन को देती है इम्प्लांट करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए, वो कमिश्निंग मदर कहलाती है, ठीक है। तो इनको क्या मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, 2017 में ये बात डाली गई, स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करी गई। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कमिश्निंग मदर का जो कॉन्सेप्ट है वो 2017 में अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। तो मैटरनिटी बेनिफिट में 2017 के जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ के साथ मेंशन करा रहा हूं कि ये 2017 की ही अमेंडमेंट्स हैं। तो ये सबसेक्शन 4 हमने इंसर्ट किया 2017 में और कहा कि इनको भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। तो सवाल जो आया मैटरनिटी बेनिफिट पे, द आंसर इज यस। अगर एक मदर अडॉप्ट कर रही है किसी ऐसे बच्चे को जो 3 महीने से छोटा है, या फिर एक कमिश्निंग मदर, दोनों को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, मगर पीरियड में फर्क है, पीरियड ध्यान रखना, जहां से एडॉप्शन हुआ है या फिर जिस दिन से कमिश्निंग मदर को बच्चा हैंड ओवर किया गया है, यहां से 12 हफ्ते। यहां पे डिलीवरी वाला तो चक्कर है नहीं कि 8 हफ्ते पहले, जिस दिन बच्चे को अडॉप्ट किया जो बच्चा 3 महीने से छोटा था वहां से 12 हफ्ते, या फिर जिस दिन कमिश्निंग मदर को बच्चा हैंड ओवर कर दिया गया वहां से 12 हफ्ते तक का मैटरनिटी बेनिफिट अलाउड है, ध्यान रखना। अब आते हैं सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा नेचर है जो घर से भी किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है, तो वो वुमेन आपस में, मतलब उस एम्प्लॉयर के साथ अपने हिसाब से डिसाइड करके घर से भी कर सकती है और उसको उसका मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। जो भी वुमेन म्यूचुअली एग्री करें, जिस भी टाइम के लिए कितना क्या कंडीशन रहेगी वर्क फ्रॉम होम की, वो एम्प्लॉयर के साथ डिसाइड करके काम कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 5 था, मैंने इकलौता यही सेक्शन इसलिए डिस्कस कराया बिकॉज दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम टू मी। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 5A 5B से कराऊंगा, डिटेल में डिस्कशन चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।